जफर इस्लाम शांत हो जाइए प्लीज, उनको बोलने दीजिए ना, विपक्ष को तो बोलने दीजिए ना, आप जवाब तभी देंगे ना आप। अरे लोकसभा में क्या हुआ, पहले विपक्ष के लोगों ने अपने सवाल रखे, उसके बाद निर्मला जी ने जवाब दिए, अब यहाँ पे आप ही बोले जा रहे हो, उनको बोलने दीजिए पहले, तब आप बात काउंटर करिएगा। नहीं, कम से कम इनको बोलिए जफर। देश का अपमान ना करे, देश को अरे तो ये बाद में बोलिएगा ना सर, उनको एक बार कंप्लीट तो करने दीजिए। अभय दुबे जी कंप्लीट करिए। एक गरीब आदमी नीरज जी अपना जीवन यापन करने के लिए दूध, दही, आटा, दाल उसकी पहुंच से बाहर कर दिया। वो अपने बच्चों को पालन पोषण करना चाहता है तो रबर, पेंसिल, शार्पनर उसकी पहुंच से बाहर कर दिया। अगर वो बीमार होकर अस्पताल में भर्ती हो जाए तो वहां पर भी बेड पर आपने जीएसटी लगाकर बढ़ा दिया। अगर वो बेचारा कहीं छोटे 1000 रुपए से कम का कोई कमरा लेकर घूमने की इच्छा व्यक्त कर ले तो भी उस पर जीएसटी लगा दिया। चैन से जीने नहीं देंगे, लेकिन इन्होंने तय किया है कि चैन से मरने भी नहीं देंगे। स्मशान घाट तक पर जीएसटी बढ़ा दिया। अभी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे ये। मुझे बताइए, क्या 2-3 एस्पेक्ट्स पर अभी आपने बात की, क्या जयंत वर्मा मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग में अप्रैल माह से डिसेंट नोट नहीं दे रहे थे? वो नहीं कह रहे थे कि एक्मोडेटिव स्टैंड्स मत लो, आप महंगाई की आग में देश को झोंक दोगे। लगातार वो कह रहे थे रेपो रेट को बढ़ाने के लिए ताकि हम इन्फ्लेशन को एड्रेस कर सकें। नहीं, क्योंकि संदेश यहां से जा रहा था। ये बढ़ाया क्यों इन्होंने? ये जो छोटे छोटे पैकेट पर अगर लेबल लगाकर कोई बेच दे तो इसलिए लगाया क्योंकि जो बड़े धन्ना सेठ हैं उन्होंने आपत्ति दर्ज कराई कि ये डिस्क्रिमिनेशन मत रखो, हमारा व्यापार प्रभावित होता है। उन बड़े धन्ना सेठों के कहने पर इन्होंने ये 5% जीएसटी लगाया और बाकी के उस पर बढ़ा दिया। आप ये जो कह रहे हैं कि पहले जीएसटी था, पहले था तो साहब 200 रुपए पार तेल और दाल नहीं थी जी। जब ये जीएसटी नहीं, यहाँ पे मुझे इंटरवीन करने दीजिए। जब ये जीएसटी की बैठक हुई थी, मेरे ख्याल में चंडीगढ़ में हुई थी, शायद जहाँ भी हुई थी, खैर उस बैठक में बहुत सारे विपक्षी राज्यों के थे वित्त मंत्री और वहाँ फैसला हुआ। उस समय आप लोगों ने विरोध क्यों नहीं किया इस बात का? बाहर निकल के क्यों कर रहे हैं? नीरज जी, आपने सुना नहीं सुप्रिया सुले को? क्या नहीं, मैंने नहीं सुना, बताइए क्या सुना है उन्होंने? फिटमेंट कमेटी की रिपोर्ट से ही विरोध प्रारंभ कर दिया था। इन्होंने वर्चुअल मीटिंग की, कहां मिली पूछिए ना, निर्मला सीतारमण जी मिलकर बताया क्या उन्होंने? करिए ना, डिस्क्लोज कर दीजिए। चलिए वो जूम मीटिंग थी उसको डिस्क्लोज कर दीजिए। किसी ने विरोध किया कि नहीं किया? सब लोगों ने इस बात का, प्रतिपक्ष ने विरोध किया। इन्होंने मनमानी की और एक भी व्यक्ति की बात विरोधियों की नहीं सुनी। हमने तो प्रमाण देकर ये बात कही। चलिए हम कहते हैं कर दीजिए आप, क्योंकि वर्चुअल मीटिंग की थी आपने। अब बड़ी बात ये आती है कि ये लगातार कह रहे हैं अभी सब्सिडी का बिल कितना है? 20-21 में सब्सिडी का बर्डन था 7,58,165 करोड़ रुपए। अभी कितना हो गया 22-23 में? 3,55,638 करोड़ रुपए। ये बार बार रोना रोता है कि महामारी की आग के कारण हमने तो देश में ये परिस्थितियां हैं, हम इसको जवाब दे दीजिए। हाँ, मैं आऊंगा आ रहा हूँ आपके पास, आऊंगा जी। इस महामारी की विभीषिका के पहले एनएसएसओ ने रिपोर्ट दी कि प्रधानमंत्री जी, जो आप कह रहे थे ना कि दोगुनी आमदनी कर दूंगा किसानों की, वो 27 रुपए प्रतिदिन उनकी आमदनी रह गई। इस महामारी के पहले आरबीआई ने कहा कि 58 साल का हिस्ट्री में ऐसा कभी नहीं हुआ कि बैंक की क्रेडिट ग्रोथ गिर गई। इस आजाद भारत के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ। महामारी के पहले मार्च 20 के पहले लगातार 8 क्वार्टर से हमारी ग्रोथ रेट गिर रही थी। मिंट स्ट्रीट मेमो, आरबीआई ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से रेखांकित किया कि ये जो आपने नोटबंदी का काला कानून इस हिंदुस्तान पर थोप दिया, उसके कारण पूरा एमएसएमई स्पॉइल हो गया। 60 लाख एमएसएमई परमानेंट ताला लग गया। और अबे जी, अब जवाब की बारी। एक बनने की बात कर रहे हैं, जो चाइना के ऐप बंद कर दिए। अरे $100 बिलियन का आजाद भारत के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कॉमर्स पढ़ लो, जो आपने पूरा एमएसएमई तबाह कर दिया। तो बैकबोन तोड़ दी। सुनिए ना सर, अभय दुबे जी, आपको पता है इस समय चीन में क्या चल रहा है? चीन में $200 बिलियन का डिफॉल्ट है रियल एस्टेट सेक्टर में, और उन्होंने $150 बिलियन का फंड बनाया खाली उसको बचाने के लिए। सोचना आप $150 बिलियन कितना होता है, हम सोच भी नहीं सकते हैं। जफर जवाब दीजिए। मैं जवाब चीन से क्या सरोकार? अच्छा, उदाहरण तो भी उधर का ही दे रहे थे, इसलिए मैंने कहा कि उधर जान लो। नहीं, मैं एक मिनट, जफर साहब सुन लीजिए।
नहीं, गलत तथ्य बहुत सारी जगहों पे। सर सुनिए, आप मेरी बात तो सुनिए। नहीं, सुनिए मेरी बात। हाँ। आप ये बताइए, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने कहा कि जो अनवांटेड चीजें, जैसे साइकिल का उदाहरण उन्होंने दिया कि एक साल में तो 58% तक अधिक आपने इंपोर्ट कर ली, तो जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हैं, जो अनवांटेड थे, उस पर आपने नियंत्रण नहीं रखा। सर सुनिए ना, चाइना का क्या हाल है वो जाने। हाँ, इसका जवाब इनसे मैं लूंगा, इनका जवाब मैं इनसे लूंगा सर, मैं इसीलिए कह रहा हूँ इनको जवाब देने दीजिए, सरकारी आदमी जवाब देंगे। बताइए जफर साहब, जवाब दीजिए। देखिए, आज दुनिया के कई ऐसे बैंक हैं, चाइना की बात कर रहे हैं, कई ऐसे बैंक हैं जो डूब रहे हैं। आज हिंदुस्तान के बैंक जो है बड़े कंफर्टेबल पोजीशन में, इन्होंने खून चूस लिया था बैंकों का, उनमें खून डाला, उसमें ताकत डाली, एनर्जी डाला, कैपिटलाइज किया, बैंकों को कैपिटलाइज किया, एनपीए कम किया, रिकवरी की। जो आपने अपनी नाकामियां की वजह से बैंकों के इस बुरे हालत में छोड़ा था, उसको ठीक किया। आज वहां क्रेडिट ऑफटेक भी हो रहा है, क्रेडिट ग्रोथ भी बढ़ रहा है। लेकिन सुनिए, एक मिनट सुन तो लीजिए अरे अबू धाबी जी सुनिए, अबे दुबे जी सुनिए, अबे दुबे जी, अबे जी, अब आप वही कर रहे हैं, अब प्लीज उनको सुन लीजिए, फिर आपके पास भी आऊंगा, समय अपने पास। तो बताइए कि इन्होंने क्या किया है। ये देश के साथ भी यही किया है इन लोगों ने, ये देश की आवाज दबा दी और गरीबों को कुचल कर रख दिया। नहीं, आवाज अड्डा में सर हम सबको बराबर मौका देते, कोई अमीर गरीब नहीं है, सब बराबर हमारे सम्मानित सदस्य हैं जी। जैसा प्रयुक्त कर रहे हैं इसको। बोले अरे सर, अभी देखिए 2 मेहमानों के पास जाना है, 21 हो गया, आधा घंटा निकल रहा है। जवाब कंप्लीट करिए, फिर मैं जाता हूँ। मुझे 1 मिनट जवाब देने दीजिए। हाँ दीजिए। बेहतर गरीबों के लिए इन लोगों ने क्या किया? नारा देने के अलावा, गुमराह करने के अलावा, उनको प्रचलित करने के अलावा कुछ नहीं किया। हमने गरीबों को जिसको छत चाहिए छत दिया, जिसको गैस कनेक्शन दिया, जिसको इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन चाहिए उसके घर तक बिजली पहुंचाई, जिसको हॉस्पिटलाइजेशन की सहूलत चाहिए हॉस्पिटलाइजेशन की सहूलत, घर तक राशन पहुंचाया और हर तरह की सहूलियतें पहुंचाई। किसान सम्मान निधि दिया, हमने उनको सम्मान। अब मैं दोनों लोगों के ना ऑडियो डाउन कर दिए, दोनों लोग एक साथ बोल रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं दर्शकों को कुछ समझ में नहीं आ रहा। बताइए, एक साथ 2 लोग बोलेंगे। अब मैं दूसरे अभय दुबे जी और सरदाना जी के पास जाऊंगा, मैं पर्याप्त समय दूंगा उनको। सर अब उनको सुनिए, दोनों लोग विद्वान व्यक्ति हैं। अभय दुबे जी, प्रोफेसर साहब, कैसी लगी आज आपको लोकसभा की डिबेट? लोकसभा की डिबेट वैसी लगी जैसी हमेशा लगती है, उससे कुछ अलग नहीं लगी मुझे। नहीं, इतने दिन से एकदम मचा था कि आज बहुत भयंकर एक चर्चा होगी, कुछ नई चीजें निकले, वैसा कुछ हुआ क्या? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ओके, मुझे तो कम से कम नहीं लगा जी। तो क्या आपको ऑब्जर्वेशन है इस महंगाई के मुद्दे पे जो चर्चा हुई? और मेरा मानना है कि सरकार के पास बहुत ज्यादा विकल्प नहीं है। महंगाई के साथ में बेरोजगारी को भी जोड़ता हूँ। जिस तरह की अर्थव्यवस्था है उसमें सरकार के पास इन चीजों को नियंत्रित करने और इनका ग्राफ जो नीचे गिर रहा है उसको ऊपर उठाने के लिए सरकार के पास कोई बहुत ज्यादा विकल्प नहीं है। सरकार बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स पे आधारित है की मोहताज है जो उसके हाथ में नहीं है। वो जब फैक्टर्स ठीक होंगे तो फिर सरकार कुछ ठीक कर पाएगी। और सरकार इस बात को पहले से जानती है, बहुत पहले से जानती है कि ऐसी परिस्थिति कभी भी आ सकती है। परिस्थिति बहुत खराब भी हो सकती है, इतनी खराब हो सकती है कि सरकार को बहुत बड़ी अलोकप्रियता का सामना करना पड़े। क्योंकि टीवी पे बहस करने से या डेटा मैनेज करने से तो समस्या हल होगी नहीं। तो अर्थव्यवस्था की समस्या है ना, इसमें तो लोगों को उल्लू नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि तो लोगों की आमदनी क्या है, उनके खर्चे क्या हैं, उन बाजार में चीजों के दाम क्या हैं, उनके पास रोजगार है ना नहीं, ये तो ठोस चीजों पर पूरी तरह निर्भर है। मेरा मानना है इसीलिए सरकार ने, जब नरेंद्र मोदी 2014 में सत्ता में आए थे, तो मैं कहूंगा उनकी दूरंदेशी है। वो पहले से समझ गए थे कि जो बाजार पे आधारित अर्थव्यवस्था है उसमें बहुत कुछ उनके हाथ में नहीं है और उत्तरोत्तर उनके हाथ से निकलता जाएगा। इसीलिए एक बहुत बड़ा एक सब्सिडी तंत्र उन्होंने बनाया, जो जनधन योजना से लेके अभी तक उसके वो एक बहुमुखी सब्सिडी तंत्र है, जिसमें लोगों के असंतोष, जो कि खराब अर्थव्यवस्था में गिरावट के कारण लोगों में जो असंतोष आ सकता है, उस असंतोष को रोकने की पूरी पेशबंदी थी वो, और जो पेशबंदी इस वक्त अपने शिखर के ऊपर है। इसीलिए ये अर्थव्यवस्था बहुत खराब होने के बावजूद, एंटी इनकम्बेंसी होने के बावजूद भी सरकार के वोटों में कोई खास गिरावट ही नहीं होती, कभी कभी वो वोट बढ़ भी जाते हैं। तो वो जो एक सब्सिडी तंत्र बनाया है, एक समांतर सब्सिडी तंत्र बनाया है, जिसमें लोगों की जो भी आमदनी गिर रही है, जिसकी आमदनी बहुत गिर जाएगी उसको अगर आप
500 रुपए, 1000 रुपए, 2000 रुपए, 1200 रुपए उसके खाते में ट्रांसफर करेंगे तो उसको अच्छा लगता है उसमें। और एक पूरा नया मुहावरा राजनीति का अर्थव्यवस्था के संबंधों का सामने आया है, जिसको मैं लाभार्थी मुहावरा कहता हूं। और उसकी वजह से सरकार तमाम आर्थिक दिक्कतों के बावजूद भी जन असंतोष को प्रबंधित कर पाती है, और ये हो रहा है। तो महंगाई बढ़ने पे इसलिए सरकार बहुत ज्यादा चिंतित है, लेकिन इतनी भी चिंतित नहीं है कि वो बहुत बेचैन हो जाए और वो बेचैनी उसकी दिखाई पड़े।